My dear students, today we are going to study the chapter Magnetic Effect of Current. The first topic is what is a magnet? एक मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट is an object which attracts small pieces of iron, nickel, cobalt, etc. सपोज करिए ये एक मैग्नेट है और मेरे हाथ के ऊपर यहाँ आयरन फिलिंग्स रखे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो ये मैग्नेट होगा यह आयरन फिलिंग्स को मूव करेगा, इधर उधर मूव करेगा, ठीक है। तो बिना टच किए अगर मैं इसको टच करा दूंगा तो इसमें आयरन फिलिंग्स ऐसे ही आकर चिपक जाएंगे। और इवन अगर ऊपर काफी ऊपर रखूंगा तो आयरन फिलिंग्स यहां से मैं अगर इसको इधर उधर मूव करूंगा तो जो लोहे के टुकड़े होंगे, छोटे छोटे टुकड़े, देखिए ऐसा है कि सपोज करिए ये एक मैग्नेट है और मेरे हाथ में यहाँ पर आयरन के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं। तो अगर मैं इस मैग्नेट को ऊपर रख करके ऐसे हिलाऊंगा तो जो आयरन के या निकल या कोबाल्ट के जो छोटे टुकड़े होंगे वो भी हिलेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, अगर हम इसको और पास लाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ से इस सरफेस से उठ करके इस मैग्नेट पे जाकर चिपक जाए। तो कहने का मतलब ये है जब हम दूर से पास ला रहे हैं तो ये इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है, और जब पास से दूर ले जाएंगे तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब मैं यहाँ पर आयरन जो ये मैग्नेट है इसको अगर मैं मूव करूँगा, हिलाऊंगा यहाँ पर, तो ये आयरन के जो टुकड़े हैं ये हिलेंगे नहीं। इसका मतलब है कि एक मैग्नेट का इफेक्ट हो रहा है, कुछ डिस्टेंस तक ही होगा, सारी दूरियों तक नहीं होगा, कुछ डिस्टेंस तक मैग्नेट का इफेक्ट होगा। जितने एरिया में मैग्नेट का इफेक्ट हो रहा है हम कहेंगे वहां तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इसका क्षेत्र है, इसका मैग्नेटिक एक फील्ड है। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगला हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, इस मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। एक मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसके इफेक्ट को देखा जा सकता है, इसके प्रभाव को महसूस किया जा सके, उसे ही हम नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या कहेंगे? द स्पेस around a magnet within which its effect can be experienced is called its magnetic field. The space around a magnet within which its effect can be experienced is called its magnetic field. तो मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इस मैग्नेट का, इस चुंबक का, इस मैग्नेट का प्रभाव देखा जा सके, उसे ही हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें अभी हम जान गए कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। और हम जानते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म दिखाऊं तो यहां वेक्टर लगा देंगे, इस पर वेक्टर लगा देंगे। अब जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो सबसे पहले देखा था डोमेनिको ने। डोमेनिको ने 1802 में यह बताया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर अफेक्ट्स मैग्नेटिक नीडल। उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, उसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया, तो देखा फ्लो करते हुए इलेक्ट्रिक करंट के जो वायर है, सपोज कर लीजिए ये वायर है, तो इस वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पास अगर मैग्नेटिक कंपास लाते हैं तो कंपास जो है उसमें जो निडल होगी वह निडल डिफ्लेक्ट होती है। उन्होंने ये देखा, तो 1802 में इन्होंने देखा, पर इनके इस रिसर्च को नेग्लेक्ट कर दिया गया। उसके बाद ऑस्टेड ने 1820 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें यह देखा कि किस तरह से अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर के पास एक मैग्नेटिक कंपास को लाते हैं, कंपास को लाएंगे, तो जो उसकी निडल होगी वो डिफ्लेक्ट होती है। जैसे अभी इस एक्सपेरिमेंट में आप देखिए, इस फिगर में आप देखिए, यह एक सेटअप है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, कंडक्टिंग वायर है और एक की है। की अभी ओपन है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। जैसे ही की क्लोज करेंगे तो इसमें एक करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे निकलना शुरू कर देगा। तो ऑस्टेड ने देखा कि जो मैग्नेटिक निडल है उसका जो नॉर्थ पोल है वह इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है, इधर इधर आया है ये, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। जबकि हम निडल को कहां रख रहे हैं, वायर के नीचे, इस तरह से रखे, तो देखा उन्होंने। फिर उन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट किया, ये जो बैटरी थी उसके टर्मिनल्स को बदल दिया, उसके पोल्स को बदल दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया और इधर नेगेटिव कर दिया। अब करंट ऐसे बहेगी, करंट ऐसे बह रही थी, तब इन्होंने देखा कि निडल जो है डिफरेंट टाइप से, वह इधर डिफ्लेक्ट होने की जगह, लेफ्ट होने की जगह टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये जो डिफ्लेक्शन है ना, ये एम्पियर के स्विमिंग रूल से दिया जाता है। एम्पियर ने बताया कि जिधर करंट बह रहा है उधर, जिधर करंट बह रहा है उधर अगर कोई आदमी स्विमिंग कर रहा हो तो उसका लेफ्ट, स्विमिंग करते हुए इंसान का लेफ्ट हैंड, जैसे मान लीजिए ये वायर है, ऐसे करंट बह रहा है, तो ये स्विमिंग करता हुआ इंसान होगा तो उसका लेफ्ट हैंड ऐसे जाएगा ना, लेफ्ट हैंड देखिए, लेफ्ट हैंड ऐसे स्विमिंग करेगा ना, तो लेफ्ट हैंड ऐसे जाएगा, तो उसका लेफ्ट हैंड जिधर जाएगा उधर ही मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल उधर ही मूव करेगा। तो देखिए इस तरह से नॉर्थ पोल इधर चला गया, ठीक है। अभी करंट ऐसे बह रही है तो करंट ऐसे बहेगी, ठीक है। अब एम्पियर के रूल से क्या होगा, स्विमिंग करने वाला इंसान ऐसे करंट के डायरेक्शन में ऐसे स्विमिंग करेगा, ठीक है, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर होगा, लेफ्ट हैंड ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना, तो इधर इधर जाना ना, राइट की ओर जा रहा है ना, इधर लेफ्ट हैंड ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो ये देखिए ये भी जो है निडल जो है ये भी इस तरफ जा रही है, सॉरी, लेफ्ट हैंड जो है ऐसे जाएगा, ये निडल भी इधर ही जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये निडल भी इधर ही जा रही है। तो ये जो है इस तरह से ऑस्टेड ने देखा कि करंट कैरिंग वायर के पास अगर हम लोग मैग्नेटिक निडल को रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है।
तो स्टूडेंट्स 1802 में ये पता चला कि करंट कैरिंग वायर के आसपास में मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होती है। फिर ऑस्टेड ने बताया कि किस तरह से डिफ्लेक्शन होता है, बहुत सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर एम्पियर ने बताया जो नॉर्थ पोल है वो टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट होती है। कोई अगर स्विमिंग, एम्पियर स्विमिंग रूल है जिसमें उन्होंने बताया कि अगर स्विमर जो है वह करंट कैरिंग वायर के जो वायर है उसमें जो करंट जो फ्लो कर रही है उस करंट के फ्लो के डायरेक्शन में अगर स्विम करे तो उसका लेफ्ट हैंड जिधर जाएगा उधर ही नॉर्थ पोल भी जाती है। यह एम्पियर के स्विमिंग रूल में आता है। फिर किसी करंट कैरिंग वायर के कारण से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन दो साइंटिस्ट थे, बायो और सवार्ट, ठीक है, जीन बैप्टिस्टे बायो एंड फेलिक्स सवार्ट, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। तो बच्चों, कंसीडर ए करंट एलिमेंट डीएल ऑफ द कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग ए करंट आई। सपोज करिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई, उसमें एक डीएल एलिमेंट है, ये डीएल वेक्टर है। यह डीएल वेक्टर जो कोई लेंथ है, छोटे छोटे लेंथ से मिला हुआ इस कंडक्टर को मान सकते हैं, ठीक है। वी कैन कंसीडर द करंट कैरिंग कंडक्टर मेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इस जो ये एक्स वाई कंडक्टर है ना, इसे हम ये मान लेंगे छोटे छोटे एलिमेंट से मिल करके बना है। अब द फील्ड ड्यू टू दिस वायर इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स है ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, ये कितना छोटा छोटा जो एलिमेंट है वो थोड़ा थोड़ा अपना अपने इफेक्ट जो है यहाँ पर, सपोज करिए एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है वो क्या होगी कि वह छोटे छोटे एलिमेंट्स के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर, ठीक है। ये जो डीबी वेक्टर, सपोज करिए यहां पर एक एलिमेंट है डीएल वेक्टर, इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। तो करंट ऐसे आ रहा है तो डीएल वेक्टर भी ऐसा होगा। अगर यहां पर देखते तो करंट भी ऐसे है तो डीएल वेक्टर भी ऐसे है। यहां पर देखते तो करंट ऐसे जा रही है तो डीएल वेक्टर भी ऐसे होगा। तो डीएल वेक्टर और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को इस जो डीएल वेक्टर है इस डीएल वेक्टर से ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने पर ये जो एंगल आता है थीटा, ठीक है। और जो वेक्टर है ज्वाइन करने पर इस डीएल एलिमेंट और इस पॉइंट P को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर आ रहा है उस वेक्टर का नाम है R। तो इन्होंने देखा है, बायो और सवार्ट ने देखा कि ये जो डीबी है करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो डीबी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता हुआ देखा गया। दूसरा, डीएल की लेंथ, अगर डीएल का लेंथ ज्यादा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। साइन थीटा, यहां जो एंगल थीटा है उस थीटा का साइन लेना होगा तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये जो डीबी वेक्टर है, डीबी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इस एलिमेंट के कारण, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी कि इस डिस्टेंस को नाप लीजिए, जितनी डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन चारों इफेक्ट्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए, इन चारों इफेक्ट्स को अगर कंबाइन कर दें तो हम कह सकते हैं डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटा करके अगर इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम के कह देते हैं। तो के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस के की जो वैल्यू होती है, दिस के इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अब दिस इज फॉर
एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू के की जो वैल्यू होती है वह होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो हम इस dB को लिख सकते हैं dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं वैसे ही मैग्नेटिज्म में हमारा बायो-सेवर्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दिस कांस्टेंट इज फॉर एयर और वैक्यूम, ओके। तो बच्चों ये है स्केलर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसका वेक्टर फॉर्म डिराइव करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर आर से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। This is the vector form of magnetic field produced by current element. तो बच्चों this is the vector form of magnetic field. dB vector is mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r cube. इसके बाद स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस क्या है कि पहले तो थीटा, इफ थीटा इज नंबर 1, पहला केस है इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वो कब होगा, सपोज कर लीजिए कोई ये वायर है, अब जो पॉइंट जहां हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिस पॉइंट पर, यह एलिमेंट लिए, इसको इससे ज्वाइन किया तो dl वेक्टर इधर ही होगा और ये जो r वेक्टर है ये भी इधर ही होगा। तो dl और r के बीच में एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0। तो अगर उस इक्वेशन में हम रख देते हैं तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर। अब साइन 0 0 होता है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। तो dB इज इक्वल टू 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इन सारे एलिमेंट्स को हम देख लेंगे, सारे एलिमेंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी वो 0 होगी। तो किसी भी करंट एलिमेंट की अलोंग अगर कोई पॉइंट होगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, किसी करंट कैरिंग जो वायर है उसी के अलोंग अगर कोई पॉइंट ले लेंगे तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है 0, ठीक है। केस नंबर 2, सेकेंड केस क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो dB इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है साइन 90 1 होता है, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस एलिमेंट और इस एलिमेंट से 90 डिग्री बनाते हुए कोई पॉइंट हम ले लें, सपोज कर लीजिए यहां से थीटा इक्वल टू 90 पर एक पॉइंट क्यू ले लिया। अब इस पॉइंट पर जो है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इफ थीटा इज 90 डिग्री तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसलिए dB विल बी dB मैक्स एंड दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट या SI यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं टेस्ला, SI यूनिट। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, TESLA। तो टेस्ला जो है एक साइंटिस्ट थे, निकोल टेस्ला, उन्हीं के नाम पर मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है उसे हम लोग टेस्ला बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। अभी हम देखे थे कि म्यू नॉट जो है वो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, दिस इज परमिटिविटी एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। तो अब हम एक रिलेशनशिप फाइंड करेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी के बारे में, यानी परमिएबिलिटी, परमिटिविटी और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग पढ़े थे जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और 1 अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। ठीक है। अब अगर यूनिट लिख दें तो ये इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और इसका यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इस वाले से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का गुणा करेंगे। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट निकालें तो देखेंगे एप्सिलॉन नॉट न्यूमेरिकली आएगा, ये देखिए ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा तो आएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो गुणा कर देते हैं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आएगा 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर, ये 10 टू पावर -7 नीचे आएगा तो हो जाएगा 10 पावर +7। 10 टू पावर -7 नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर में +7 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 7 होगा 10 टू पावर 16। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस इज 1/3 इंटू 10 टू दी पावर 8 का स्क्वायर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल। अब 3 इंटू 10 टू पावर 8 क्या होता है, सी होता है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। या तो हम इस रिलेशनशिप को ऐसे लिख दें या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 1/√में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तभी एक प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी वाला प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट आई इक्वल टू 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस at a distance of 0.5 meter
वेयर डेल्टा एक्स इज 1 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखिए क्या करना होगा इसमें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डेल्टा एक्स लेंथ का एक करंट एलिमेंट है डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। तो सपोज कर लीजिए ये क्या है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके, नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। ये वाई एक्सिस बना लीजिए, ठीक है। वाई एक्सिस पर पूछा जा रहा है 0.5 मीटर पर यहां कहीं, तो ये आर जो है वह दिया हुआ 0.5 मीटर। इस डिस्टेंस पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो बाय बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ कहता है कि डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें डेल्टा एल वेक्टर दिया हुआ है और आई दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो रख देंगे सारी वैल्यूज। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, देखो बच्चों, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 10 टू द पावर माइनस 7। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 10 टू पावर माइनस 7। यहाँ रख देंगे 10 की पावर माइनस 7। आई इक्वल टू 10 एम्पियर दिया हुआ है, रख देंगे। डेल्टा एल इज डेल्टा एक्स आई कैप। तो डेल्टा एल का जो मॉड होगा वो डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी वैल्यू रखेंगे 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और साइन थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है करंट कैरिंग जो एलिमेंट है उसके बीच में, और जहां पर पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी सपोज कर लीजिए है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे साइन 90 अपॉन आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर, तो 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 पावर माइनस 2 10 टू पावर माइनस 9 इंटू 10 10 टू द पावर माइनस 8 10 टू द पावर माइनस 8, और साइन 90 इज 1, और 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.25 यानी 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब ये ऊपर चला जाएगा 10 टू पावर माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 25। ये हमारा आ गया डेल्टा बी। अब इसको चाहें हम तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा, या फिर 0.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। बी है ना, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट टेस्ला, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 टेस्ला, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब अगर आप चाहते हैं इसका डायरेक्शन निकालना तो देखिए राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अपने राइट हैंड को ऐसे रखिए, ठीक है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है। करंट किधर फ्लो कर रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। इधर करंट किधर फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट के डायरेक्शन में रखिए, और जो अपनी फिंगर्स हैं, रेस्ट ऑफ द फिंगर्स, थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में। करंट ऐसे बह रही है ना, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, और रेस्ट ऑफ द फिंगर्स को जहाँ जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर रखते हैं कर्ल करने की डायरेक्शन में। तो हम कर्ल ऐसे करेंगे ना, कर्ल करने की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की ओर, ठीक है। तो प्लेन ऑफ द, ये जो अगर इस प्लेन को कंसिडर करें तो इस वाइट बोर्ड के प्लेन के बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसकी डायरेक्शन होगी क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इधर कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस। तो अगर हम इस डेल्टा बी का वेक्टर फॉर्म लिखें तो डेल्टा बी इज इक्वल टू
4 इंटू 10⁻⁸ के कैप टेस्ला। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म इसका हो जाएगा। आप चाहिए तो उसे भी निकाल सकते हैं वेक्टर वाले फार्मूले से। डेल्टा बी का जो डायरेक्शन होगा वो सीधे हम निकाल लेते हैं। क्या होता है, आर क्रॉस एल होता है ना, तो ये आर क्रॉस डेल्टा एल। आर का डायरेक्शन किधर है, ये है आपका 0.5 जे कैप क्रॉस डेल्टा एल क्या है 10⁻⁻2 1 इंटू 10⁻⁻2 आई कैप है ना, आई कैप। तो जे क्रॉस के आई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमारे पास एक और मेथड है डेल्टा बी की डायरेक्शन निकालने का। वो है, हम लोग फार्मूला पढ़े थे ना कि डेल्टा बी इक्वल टू वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो जो डेल्टा एल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन डेल्टा बी की होगी। तो देखते हैं, डेल्टा एल क्रॉस आर करेंगे तो डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एक्स आई कैप, और डेल्टा आर क्या है, वाई जे कैप क्रॉस वाई जे कैप। तो क्रॉस करेंगे तो आएगा डेल्टा एक्स वाई, आई क्रॉस जे क्या आता है, के कैप। तो इससे भी पता चलता है कि डेल्टा बी की जो डायरेक्शन होगी वो के कैप होगी, और या फिर राइट हैंड रूल से परपेंडिकुलरली आउटसाइड। ठीक है, तो इस तरह से एक टॉपिक खत्म हुआ हमारा बायो-सेवर्ट लॉ और जो फंडामेंटल था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।